नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां सुरंग रेस्क्यू पर हर पल अपडेट ले रहे हैं सीएम धामी। हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से सरकार ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। पीएमओ की टीम जायजा लेकर जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि सीएम धामी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से सरकार जानकारी ले रही है, जहां ग्राउंड जीरो पर जाकर पीएमओ की टीम ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के जायजा लेने पहुंची पीएमओ की टीम, जहां का अपडेट सीएम पल पल ले रहे हैं। पीएम ने जायजा लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़े हैं। अभय, उत्तरकाशी हादसे पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, अगर अब तक के सबसे बड़ी अपडेट की बात करते हैं तो उत्तरकाशी में जो रेस्क्यू अभियान सिलक्यारा टनल के भीतर चल रहा है, वो अभी तक ये कह सकते हैं कि वापस पुनः शुरू नहीं हो पाया है। जो 41 जिंदगी वहां पर अंदर फंसी है, उनको बचाने के लिए युद्ध स्तर पर जो ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियां वो लगातार काम कर रही है, लेकिन जो ड्रिल मशीन थी, ऑर्गन मशीन जो वहां पर लाई गई थी, वो वहां पर उसका काम वापस शुरू नहीं हो पाया। यानी पाइप को जो आगे ड्रिल करना था, भेजा जाना था, इन पाइप को वो वहां पर आगे भेजे नहीं पाए, क्योंकि कल मशीन में तकनीकी खराबियां हो गई थी। इंदौर से एक और बैकअप के तौर पर ऑर्गन मशीन यहाँ पर मंगाने का काम किया गया था। वायुसेना के विशेष विमान से मशीन को यहाँ लाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस मशीन का काम वहां पर शुरू नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो सबसे बड़े इस समय जानकारी आ रही है वो ये है कि केंद्रीय टीम पीएमओ की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। आज प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव है IAS अधिकारी मजेद जिंदाल वो यहाँ पर आ चुके हैं, उनके साथ बातचीत सुन के जो निजी सचिव है वो भी यहाँ पर आए, और जो कंपनी निर्माणाधीन जो कंपनी है उनके डायरेक्टर, उनकी जो दूसरे इंजीनियर है, उनके साथ पीएमओ से आई हुई टीम इस समय बातचीत कर रही है। प्लान सी पर बातचीत होगी, क्योंकि अभी तक ये कह सकते हैं कि प्लान ए और प्लान बी जो दोनों वहां पर रेस्क्यू अभियान में लगे, तो दोनों प्लान इस समय फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 41 जिंदगियां जो टनल के भीतर फंसी है उनको बाहर अभी तक नहीं निकाला जा सका है। ह्यूम पाइप जो अंदर भेजे जाने थे वो ऑर्गन मशीन के खिलाफ होने के कारण वो पाइप अंदर नहीं जा पाए हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अभी भी जो 40 मीटर का लंबा पेच वहां पर बनने का है, उसमें कितने जल्दी वहां पर उसके पाइप को अंदर भेजने का काम होगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अगर मशीन काम नहीं कर पाई है। इंदौर से बैकअप के तौर पर एक और मशीन को वायुसेना के विशेष विमान से यहाँ लाने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस मशीन को भी ये कह सकते हैं कि असेंबल करने में वहां पर समय ज्यादा लगेगा। तो ऐसे में प्लान सी पर अब काम होने की तैयारी वहां पर विभाग स्तर से की जा रही है, और जो पीएमओ से जो कार्यालय पीएमओ के जो ऑफिस से जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे लगातार बातचीत वहां पर हो रही है, और अब उन्हीं की निगरानी में ये कह सकते हैं कि प्लान सी पर काम करने की तैयारी चल रही है। जी अब एक खबर ये भी आ रही है कि 40 नहीं 41 मजदूर फंसे हैं। कंपनी की तरफ से मजदूरों की संख्या में लापरवाही बताई जा रही है। ये बड़ी लापरवाही सबसे बड़ी यहाँ पर सामने देखने को मिली है कि निर्माणकारी कंपनी वहाँ पर काम कर रही थी NHIDCL, उसकी तरफ से बड़ी लापरवाही वहाँ पर बरती गई है। जिन 40 मजदूरों की सूची यहाँ पर दी गई थी, 7 राज्यों के मजदूर यहाँ पर बताए गए थे जो इस समय टनल के भीतर फंसे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल झारखंड के एक IAS अधिकारी जब यहाँ पर पहुंचे थे, उन मजदूरों की अपने जो राज्य के जो उनके निवासी थे उनकी सुध लेने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर अपने राज्य के 16 मजदूरों की होने की बात कही थी। तब से ये बात कही जा रही है कि कहीं कुछ और बड़ी गड़बड़ियां यहाँ पर न, यानी जो आंकड़ा 40 का है उस आंकड़े में अभी और इजाफा यहाँ पर हो सकता है। 41 का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ चुका है, ऐसे में कुछ और जिंदगियों के भी फंसे होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। इसलिए एक बार फिर जो निर्माणदायी कंपनी है उन सब चीजों पर विचार विमर्श कर रही है, एक बार फिर अपने उन सब चीजों दस्तावेजों को खंगालने का काम कर रही है कि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कुछ उनकी जानकारी है, उनको जुटाने का काम वहां पर किया जा रहा है। लेकिन इसके इतर दूसरी साइड में कह सकते हैं कि जब पीएमओ की टीम यहाँ पर पहुंची है पीएमओ कार्यालय से, तो सीधे तौर पर अब उन सब चीजों पर केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर काम कर रही है। पीएमओ की तरफ से पूरी मॉनिटरिंग इस बात को लेकर यहाँ पर की जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे उनको जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाला जा सके। जी
जी अभय, कल शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन है जो रुका हुआ है मशीन में तकनीकी खराबी आने के कारण, तो क्या वो शुरू हो गया है या अभी भी रुका हुआ है? बिल्कुल, अभी भी ये कह सकते हैं कि टनल के भीतर जो रेस्क्यू अभियान था वो शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि बैकअप के तौर पर जिस मशीन को यहाँ पर आना था वो अभी यहाँ पर पहुंच नहीं पाई है। और अगर वो आती भी है तो उसको असेंबल होने में टाइम वहां पर ज्यादा लगेगा, क्योंकि जो अभी तक जो दिक्कत वहां पर आ रही थी, यानी प्राइमरी बेस पर जो बाहर से दिख रहा था उससे ज्यादा परेशानियां अंदर इस तरह से कह सकते हैं कि मलबे के रूप में वहां पर बड़ी चुनौती के रूप में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो पाइप अंदर भेजे गए थे, उन पाइप से जो 24 मीटर पाइप अंदर भेजे गए थे, उनके सामने भी ये कह सकते हैं कि कई रॉक्स ऐसे आए थे जिनको काटने में मशीन को काफी परेशानियों का सामना वहां पर उठाना पड़ा था। चुनौतियां सबसे बड़ी यही है कि अभी भी ये कह सकते हैं कि 40 मीटर का जो मलबे का पेच और वहां पर बाकी है, उससे और कितने बड़े रॉक्स वहां पर हो सकते हैं, वो किस स्थिति में होंगे, यानी कितने मजबूत वाली रॉक वहां पर चट्टाने होंगे, उनको काटने के लिए क्या कुछ प्लान वहां पर किया जा सकता है, उसको लेकर अभी ये कह सकते हैं कि जो वहां पर रेस्क्यू अभियान की जो टीमें है वो अपने विशेषज्ञों से बातचीत कर रही है, किस प्रकार से उसको काटा जाएगा, कब ये काम शुरू होगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभय तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां 4 दिन तक चलने वाले छठ महापर्व का अपना एक अलग महत्व है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में पूर्वांचल समाज के लोगों में छठ पर्व को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। पूर्वांचल उत्थान संस्था के तत्वाधान में विभिन्न छठ घाटों पर स्वयं साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। पूर्वांचल उत्थान संस्था के अध्यक्ष का आशुतोष पांडे और महासचिव बी राय ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि संस्था की ओर से छठ व्रतियों को हर संभव सहयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर हरिद्वार के गीता कुटीर घाट से लेकर बहादुरबाद के गंगा नहर पुल के समीप छठ घाट तक संस्था के लोग व्यवस्था बनाने में जुड़े हुए हैं। संस्था के संयोजक रूपलाल यादव भी छठ व्रतियों को लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं। मेरा नाम अंजलि है, मैं दिल्ली से आई हूँ, कापड़सरा बॉर्डर से। यहाँ पे छठ पूजा मनाने आए हैं हम लोग। यहाँ पे मतलब छठ पूजा तीन दिन का होता है और आज शाम का है, तो आज खरना है, तो शाम को मतलब प्रसाद बनेगा, भगवान जी को मतलब प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर हम सब प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर कल हमारा शाम को यहाँ पे होगा, तो हम शाम को यहाँ पे आएंगे छठ पूजा मनाने। और छठ पूजा मतलब यहाँ पे उसकी तैयारी में हम लोग लगे, कल पूजा होगा इसलिए उसकी तैयारी में हम लोग लगे। यहाँ पे हम सब ये बना रहे हैं, मतलब सजा रहे, अच्छे से डेकोरेशन कर रहे हैं और फिर कल सुबह शाम को होगा, फिर परसों सुबह। जो ये पर्व हम लोग का महा पर्व के रूप में माना जाता है, तो ये पर्व हम लोग का 4 दिन का होता है। ये 4 दिन में मतलब शुरुआत जो है नहाई खाई से स्टार्ट हो करके और फिर खरना होता है, जो कि शाम का अर्घ्य चढ़ाया जाता है सूर्य भगवान को। उसके बाद प्रातः दिन शाम के टाइम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद व्रत जो करते हैं। यहाँ पे छठ पूजा हर साल की तरह मनाए जाते हैं और बहुत ही धूमधाम से हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का ये मुख्य पर्व है और 3 दिन का ये जो है निर्जल व्रत है। तो इसमें काफ़ी जो है महिलाएं जो होती है अपना बहुत ही कष्ट करके ये जो है त्यौहार मनाते हैं। ये उगते हुए सूरज के तो हर जगह पूजा होती है, डूबते हुए सूरज के कहीं पूजा नहीं होती है। यही एक पर्व है जो कि डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार 7वें दिन कोशिश जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि इस टनल में 40 नहीं 41 मजदूर फंसे हैं। इस रेस्क्यू अभियान में कई मुसीबतें सामने आ रही हैं। कभी पहाड़ दरक रहे हैं तो कभी मशीनें खराब हो जा रही हैं। रात अचानक सुरंग के भीतर पहाड़ दरकने की तेज आवाज आई। वहीं अब इस हादसे को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कई सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस इस टनल हादसे को लेकर राष्ट्रपति से हाई लेवल जांच की मांग कर रही है। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर अब भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठरी का बयान भी सामने आया। आदित्य कोठरी का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार गंभीरता के साथ राहत और बचाव कार्यों में लगी है और विशेषज्ञों की देखरेख में तकनीकी और छोटी टनल बनाने का काम भी
चल रहा है। ग्यारह में जो हादसा हुआ है वो दुखद है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत गंभीरता के साथ में राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। चूँकि पूरी तरह से वो टेक्निकल काम है, उसमें विशेषज्ञों की देखरेख में तकनीकी तौर पर उसमें एक वैकल्पिक छोटी टनल बनाने का काम चल रहा है। वो सभी को पता है, लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को उसकी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस जो आरोप पर प्रत्यारोप करने का जो कर रही है, ये ओछी राजनीति है। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां बिरमोली गांव में भालू का आतंक बना हुआ है। वहीं गांव की महिला पर भालू ने हमला कर दिया और दूसरी महिला ने भालू से महिला को छुड़ाने की कोशिश की तो भालू ने दूसरी महिला पर भी हमला कर दिया। वहीं लोगों का शोर सुनकर भालू मौके से भाग गया। घायल हालत में दोनों महिलाओं को कोटद्वार के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चार साढ़े 4 बजे की मतलब बात है। दो महिलाएं, मतलब एक मेरी मम्मी थी और एक मेरी दादी जी थी, मतलब उन पर हमला किया है। तो वन विभाग की टीम तो आई सुबह, तो मतलब उन्होंने अभी एप्लीकेशन दे के मतलब ये बोला हमको कि अभी एप्लीकेशन दे देना, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। पौड़ी नेशनल हाईवे पर सड़क पर पहुंच टस्कर हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथी कई घंटों तक सड़क पर घूमता रहा और कई बार मुसाफिरों के पीछे भी दौड़ा, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। तस्कर हाथी को देख लोग भाग खड़े हुए और इस बीच एक कार सवार परिवार हाथी के डर से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भागता नजर आया। हाथी के आतंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अपने वाहन को सबसे अलग दिखाने के चक्कर में कुछ लोग वाहनों पर दूसरा रंग करवा लेते हैं, जो कि गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार गाड़ी की आरसी में जो रंग है, उसी रंग की गाड़ी को रीपेंट करवाया जा सकता है। गाड़ी में दूसरा रंग या फिर दूसरे रंग के स्टिकर लगाना पूरी तरह से प्रतिबंध और गैर कानूनी है। देहरादून आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा के अनुसार ऐसा करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें चालान और गाड़ी को सीज भी किया जा सकता है। माध्यम से बताना चाहूंगा कि कोई भी गाड़ी हो जिसका की कलर उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। गाड़ी का कलर को रीपेंट कराया जा सकता है। जैसे सफेद गाड़ी है तो सफेद ही करा जाएगा, ब्लैक है तो ब्लैक, ब्लू है तो ब्लू। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार किसी भी गाड़ी का कलर बदला नहीं जा सकता। ब्लू को व्हाइट नहीं किया जा सकता, व्हाइट को ब्लैक नहीं किया जा सकता। ये एक अपराध है और रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस को अपने स्तर से चेंज करने पर ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, साथ में 5 से 10 हजार रुपए का जुर्माना। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर एसडीएम मसूरी नंदन कुमार के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से बने भवनों को सील कर दिया। वहीं दूसरी ओर माल रोड पर हैवमेस होटल के एक बड़े भाग को भी सील कर दिया गया, जिसमें मसूरी क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ विभाग समय समय पर सख्त कार्यवाही करता रहता है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बिना मानचित्र स्वीकार किए गए हुए भवनों पर सख्त कार्यवाही जारी रखेगा। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां गंगोत्री धाम से पशुपतिनाथ तक चलने वाली श्री गंगा कलश यात्रा हरिद्वार में रात्रि विश्राम के बाद आगे की यात्रा के लिए रवाना हुई। कल शाम को हरिद्वार पहुंची कलश यात्रा को गंगोत्री धाम के रवल शिव प्रकाश महाराज
मनसा देवी चरण पादुका मंदिर ले जाकर पहुंचे थे, जहां से आज कलश यात्रा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जाने के लिए अपने दूसरे पड़ाव मुरादाबाद के लिए रवाना हुई है। गंगोत्री धाम से भरा गया जल कार्तिक पूर्णिमा के दिन नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेगा, जहां साल भर इस जल से भगवान पशुपतिनाथ का जल अभिषेक किया जाता है। कई सालों से जो है जब गंगा मैया हमारे रावल जी गंगोत्री से लेके आते हैं तो उसका एक पड़ाव जो है यहाँ चरण पादुका नदी अखाड़ा हरिद्वार में होता है। ये प्राचीन परंपरा चलती आ रही है और बीच में परंपरा टूट गई थी, जिसको हमने दोबारा पुनर्जीवित किया हुआ है। अब हमारे जो रावल जी है ये जल लेके आए हैं और इस बार जो है ये जल जो है 1100 लीटर है, बहुत बड़ा कलश है। और इस समय ये माना गया है कि भारत का नहीं, अभी इसमें पूरे विश्व का सबसे बड़ा कलश जो है जो यहाँ से नेपाल पशुपतिनाथ में जाएगा और भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक होगा। अगली खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन रोड के युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन टोडार के नेतृत्व में दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन टोडा ने कहा कि लक्सर शुगर मिल का पराई सत्र शुरू हो गया है। किसान लंबे समय से गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शुगर मिल बिना गन्ना रेट तय किए किसानों का गन्ना ले रही है। उन्होंने कहा कि पहले गन्ने का रेट तय किया जाए और उसके बाद किसानों का गन्ना लिया जाए। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां भारत के लोगों में क्रिकेट को लेकर कुछ ज्यादा ही जुनून है और ये जुनून तब और बढ़ जाता है जब वर्ल्ड कप में अजय रहने वाली भारतीय टीम 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रही है। हर कोई भारत की जीत की कामना कर रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य ने दोनों ही देशों की कुंडली देख भारत को जीत का प्रबल दावेदार बताया। ज्योतिष आचार्य के अनुसार टीम इंडिया के कप्तान को टीम के ग्रह बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रतिद्वंदी टीम के ग्रह उतने प्रबल नहीं हैं जितने टीम इंडिया के हैं। ज्योतिष आचार्य टीम इंडिया का नाम बदलकर भारत करने पर बताते हैं कि इससे देश में अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार मैक्स लेवल पर एक बार फिर असफल रहेंगे, जबकि ड्रेविड विनर अपनी टीम के लिए अच्छा करेंगे, पर वह सहयोग सफल नहीं रहेगा। किया प्रश्न लगन के हिसाब से भी जो है मीन लगन वर्तमान में है और मीन लगन का स्वामी जो बृहस्पति है वो मेष राशि के अंदर है, अपने सेकंड हाउस के अंदर है। तो ये संभावना जो है अगर दो किसी टीम के अंदर अगर मुकाबला होता है तो प्रश्न लगन जो हम लोग कर रहे हैं अपने देश के प्रति, तो उसकी संभावनाएं हमारे को ज़्यादा लगती हैं जीतने की। लेकिन अगर रोहित शर्मा की उनके हमारा जो कप्तान है और जो उनके कप्तान हैं जो है पेट्रा नाम है उनका, कन्या राशि है उनकी, और हमारे जो कप्तान है उनका नाम जो है रहस्य नाम है, उनकी तुला राशि है। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो जो पेट्रा जो नाम है, जो पी से नाम है, जो कन्या राशि है, उससे छठे स्थान के ऊपर शनि चल रहे हैं। तो छठे शनि जो हैं वो प्रश्न लगन के अंदर या गोचर के अंदर वो शुभ नहीं कहे जाते, वो आदमी को किनारे पे लाके डुबो देते हैं। तो ऐसा ही होगा, दोनों टीमें जो हैं बड़ी सशक्त होंगी। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की जिस हिसाब से बन रही है, ये भारत को विजयश्री दिला रही है। इस समय भारत के सितारे बड़े उच्च गति पे चल रहे हैं और भारत शत्रु नाश की ओर बढ़ रहा है। तो वो शत्रु चाहे खेल प्रतिस्पर्धा में हो, चाहे सीमा पे खड़े हुए हमारा शत्रु हो, हर शत्रु के नाश के लिए इस समय भारत उद्यत है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ग्रह गोचर के आधार पे कि भारत इस विश्व विजय अभियान में निश्चित ही सफल होगा। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की धामी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के पुतले को आग के हवाले कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। देहरादून में भारी सुरक्षा के बीच दिन दहाड़े 20 करोड़ की लूट हो गई और पुलिस देखती रही। और वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से फेल है।
कि आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार जो प्रदेश में जो इस समय कानून व्यवस्था है जो इतनी लचर अवस्था में आ चुकी है कि देहरादून में जब महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, इतनी सिक्योरिटी थी, इतने मतलब इंतजामात किए गए थे, उसी दौरान दिन दहाड़े एक मार्केट में राजपुर रोड पर 20 करोड़ लगभग कहा जा रहा है कि इसकी चोरी हुई है। तो किस तरह की कानून व्यवस्था है ये आपको साफ नजर आ रही होगी। वही मैं मसूरी के परिप्रेक्ष्य में भी कहना चाहूँगा कि आए दिन जो सूखा नशा है वो हमारे युवाओं को लगातार घेर रहा है, जिस कारण वो अपराध की ओर बढ़ रहे हैं और अपराध इस कदर बढ़ गया है कि हमारे मसूरी के युवा भी चाकू छुरी से प्रहार करने लगे हैं। रुड़की के चाव मंडी में गौशाला सभा में पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उसी दौरान गौशाला सभा के सचिव प्रवीण संधू ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस साल भी गौशाला सभा चाव मंडी में 19 और 20 नवंबर को गौअष्टमी महोत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं इस वर्ष भी मुजफ्फरनगर से विशेष कारीगर आएंगे और 31 फीट लंबे गोवर्धन महाराज की मूर्ति बनाएंगे। इस दिशा में सरकार का निरंतर प्रयास जारी है। हमारे पास निरंतर ही नगर निगम की ओर से, पुलिस की ओर से निरंतर जो ऐसे पशु हैं जो निराश्रित हैं, पशु नहीं कहेंगे हम, गोमाता है, केवल हमारे यहाँ तो गौशाला में तो गोमाता ही आती है, तो जो निराश्रित गोमाता है उसको निरंतर यहाँ भेजने का प्रयास होता है और हम उनको ससम्मान अपने यहाँ रखते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। ये गोपाष्टमी महोत्सव इस बार 14वां गोपाष्टमी महोत्सव यहाँ हम मना रहे हैं और इस महोत्सव के साथ रुड़की का जनमानस अपने आप जुड़ा हुआ है और रुड़की वासी प्रतीक्षा करते हैं इस उत्सव की और वो अपने आप ही आते हैं, स्वतः ही आते हैं। इसका एडवर्टीजमेंट अपने आप हो जाता है और इसके साथ जोड़ने के लिए हमने हर परिवार को जोड़ने के लिए जो एक ड्राइंग कंपटीशन हम करते हैं जिसमें गाय बछड़े का हम चित्र बनवाते हैं, उसके माध्यम से हम सारे विद्यालयों को जोड़ते हैं, वहाँ के शिक्षकों को जोड़ते हैं और वहाँ के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों को जोड़ते हैं। और जब वो घर से आते हैं तैयार होकर तो वो बच्चे अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आते हैं, तो उनके माता पिता भी हमारे साथ जुड़ते हैं और उससे उन पर एक संस्कार जाता है कि वो गाय के बछड़े के साथ और इस परिसर के साथ में जुड़े। और बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा गाय बछड़े के साथ में भगवान कृष्ण का चित्र भी बहुत सुंदर बनाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा और निकाय चुनाव के साथ ही बीजेपी अब आगामी दुग्ध संघ चुनाव की तैयारी में भी जुट गई है। भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी ने आगामी प्रदेश भर में होने वाले दुग्ध संघ से चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए हमारे विभिन्न पदों पर कौन कौन प्रत्याशी दुग्ध संघ के चुनाव के लिए होंगे उसके लिए एक टीम बनाई गई है। वहीं प्रदेश में करीब 54 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यालय 2 दिसंबर को पूरा हो जाएगा, लेकिन उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव अब समय पर नहीं हो पाएंगे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा निकाय चुनाव को लेकर कभी गंभीर नहीं रहती। कॉर्पोरेट चुनाव का समय अभी प्रारंभ नहीं हुआ, जब होगा तो कॉर्पोरेट चुनाव भी अपनी गति, कॉर्पोरेट चुनाव को रोक नहीं सकता, कॉर्पोरेट चुनाव यथा समय अपनी गति पे होंगे। जहाँ तक नगर पालिका नगर निगम का विषय, तो मैंने पहले ही कहा है, जब नई नगर पालिकाएं बनती हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके परिसीमन में, उनकी मतदाता सूची में समय लगता है और जब भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा हम तो उसके लिए तैयार। देखिए, सरकार निकाय चुनाव के प्रति कभी गंभीर नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रहा। वो लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी को ही समाप्त कर देना चाहती है, इसलिए निकाय चुनाव कराने के इंटरेस्टेड है नहीं। सरकार ने जानबूझकर स्थानीय निकाय के चुनाव टाले गए, जबकि 73वां संविधान संशोधन कहता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि ही निर्वाचित प्रतिनिधि को कार्यभार सौंपेंगे। सरकार ने संवैधानिक व्यवस्थाओं की भी धज्जियां उड़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी प्रदेश भर में होने वाले दुग्ध संघ चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके लिए हमारे विभिन्न पदों पर कौन कौन प्रत्याशी दुग्ध संघ के चुनाव के लिए होंगे, एक टीम बनाई गई है। 3 पर्यवेक्षक इसके लिए बनाए गए हैं जो पूरे प्रदेश भर की रिपोर्ट आदरणीय
प्रदेश अध्यक्ष जी को या प्रदेश नेतृत्व को सौंप। फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।